नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी की रैली में मत जाइए, पीएम की जनसभा को फ्लॉप करना चाहते हैं मनीष कश्यप। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी के दौरे पर बिहार की सियासत तेज, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार के लिए कर दी भविष्यवाणी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि भाजपा ने कर्नाटक के 2 विधायकों को पार्टी से निकाला, कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज। आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस का मिशन 2027 फ्रंट फुट से राहुल करेंगे आगाज, यूपी को साधेगी पार्टी। क्या चल रही है तैयारियां, आपको जरूर बताएंगे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के सर्वे में बड़ा खुलासा, विधायकों को टिकट कटना तय। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोदी की रैली में मत जाइए, पीएम की जनसभा को फ्लॉप करना चाहते हैं मनीष कश्यप। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पीएम अपने इस दौरे पर बिहार को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। और इस दौरान पीएम 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे को सियासत भी इस पर जारी है और अब विरोधियों के साथ साथ अपने भी पीएम की विक्रमगंज रैली का विरोध कर रहे हैं। दरअसल बिहार बीजेपी के नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पार्टी से बगावत करते हुए पीएम मोदी की रैली को फ्लॉप करने में जुटे हुए हैं और उन्होंने जनता से पीएम मोदी की रैली में नहीं जाने की अपील की है। मनीष कश्यप ने एक वीडियो में लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मोदी की रैली में मत जाइए, जब पीएम की रैली फ्लॉप होगी तब उन्हें बिहार की समस्याएं समझ आएंगी और बिहार में विकास होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के दौरे पर बिहार की सियासत तेज, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार के लिए कर दी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने दावा किया है कि पीएम मोदी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए बिहार आ रहे हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी के दौरे को सियासी नजरिए से काफ़ी अहम माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। पीएम मोदी के आगमन से पहले राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से एनडीए गठबंधन को फायदा होने वाला नहीं है। आरजेडी नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। शक्ति यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह अस्वस्थ हैं। पर्दे के पीछे से सत्ता पर कब्जा करने के बाद बीजेपी अब सामने से कब्जा करने की कोशिश में है। पीएम मोदी के बिहार आने से एनडीए को कोई फायदा नहीं होगा। जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार जाएगी और इसीलिए बिहार चुनाव तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। पीएम मोदी का दौरा उसी सिलसिले में होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा है और विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। बिहार में सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। पीएम मोदी चुनावी तैयारियों को धार देने के साथ परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा ने कर्नाटक के 2 विधायकों को पार्टी से निकाला, कांग्रेस में वापसी की अटकलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में अपने 2 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये विधायक पहले कांग्रेस में थे और भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा ने एसटी सोमशेखर और ए शिवराम होब्बार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। इस पर उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भाजपा की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। सवाल ये उठता है कि भाजपा ने अपने विधायकों को निकाला तो कांग्रेस अध्यक्ष इस पर क्यों प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शिव कुमार के बयान के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि ये विधायक फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सोमशेखर यशवंतपुर और हेब्बार येल्लापुर विधानसभा के प्रतिनिधि हैं और ये दोनों उन 18 विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस के समर्थन वाली एचडी कुमारस्वामी की सरकार को गिराने में मदद की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का मिशन 2027 फ्रंट फुट से राहुल करेंगे आगाज, यूपी को ऐसे साधेगी पार्टी। चल रही हैं जबरदस्त तैयारियां। जी दोस्तों, कांग्रेस यूपी में संगठन विस्तार और पंचायत चुनाव के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी गठबंधन से दूर रहकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की फौज को सक्रिय कर रही है। इसके लिए उसकी तरह से कवायद शुरू कर दी गई है। संगठन को जमीनी स्तर पर किस कदर मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बूथ लेवल से लेकर जिला एवं प्रदेश स्तर तक कमेटियों को गठित किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लगभग 2 साल का समय बचा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने
तौर पर बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दशकों से यूपी की राजनीति में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को 2024 के चुनाव में बूस्टर क्या मिला? प्रदेश के नेताओं के बयान और हाव भाव भी बदल गए। पार्टी नए सिरे से संगठन विस्तार कर अपने दम पर चुनाव लड़ने की हुंकार भर रही है और इस दिशा में पार्टी नेतृत्व धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही है। कुछ महीने पहले ही पार्टी ने सभी जिलों के जिला अध्यक्षों को बदल कर पुराने कार्यकर्ताओं पर दांव लगाया है, जिससे कार्यकर्ताओं में एक बार फिर ऊर्जा का संचार किया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के सर्वे में बड़ा खुलासा, विधायकों का टिकट कटना तय। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 5 महीने का वक्त हो, लेकिन बीजेपी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी 40 दिन के अंदर 2 बार बिहार आ रहे हैं और इन सब के बीच सूत्रों की माने तो पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी की तरफ से बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि पार्टी इस बार अपने मौजूदा विधायकों के टिकट को बड़े स्तर पर काटने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिन मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन ठीक नहीं है, विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटा जाएगा। साथ ही बीजेपी ने यह भी तय किया है कि व्यक्ति नहीं बल्कि जीतने की क्षमता को टिकट बंटवारे का आधार बनाया जाए। सर्वे में जिसका भी नाम नहीं आता उसका टिकट काटा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। बीजेपी ब्लॉक स्तर पर बैठक कर रही है और हर सीट पर अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन किया जा रहा है। इसके साथ विपक्षी दलों और पाला बदलने वाले नेताओं का भी आकलन किया जा रहा है। सीट दर सीट इसी हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी और अपने ऐसे नेताओं की पहचान भी की जा रही है जिनके टिकट जिन्हें नहीं मिलने या अपने मनमाफिक उम्मीदवार ना दिए जाने की स्थिति में बगावत करने की आशंकाएं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या मायावती फिर बनेंगी मुख्यमंत्री? बीएसपी ने शुरू की 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी की सत्ता से बहुजन समाज पार्टी 13 साल से दूर है, यानी सियासी वनवास झेल रही है। आंकड़ों में भी उसका सियासी आधार चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 विधानसभा चुनाव फतह के लिए हर सियासी तीर चलाकर अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत हासिल करने की कवायद में जुटी है। मिशन 2027 के लिए बसपा संगठन को धार और मजबूती देने के लिए बीएसपी ने तय किया है। मायावती की अगुवाई वाली यूपी में रही सरकारों में अति पिछड़ा और पिछड़ों के लिए गए उत्थान के कामों को चौपाल लगाकर गिनाएं और ये भी टारगेट किया है कि हर जिले में कम से कम 100 से 150 सदस्य पिछड़े और अति पिछड़े को जिला संगठन में कार्यकारिणी में शामिल किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले तेज प्रताप आरजेडी से बाहर, अब इस नेता को पशुपति ने रालोजपा से निकाला। दोनों का कनेक्शन अनुष्का से। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव प्रकरण में अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के निर्देश पर रालोजपा के छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश गौरव को उनके पद से हटाते हुए 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। गुरुवार को रालोजपा के राष्ट्रीय महासचिव एल्वेस जोसेफ ने आकाश यादव पर कार्रवाई संबंधी पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। पत्र के मुताबिक पार्टी ने वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए आकाश गौरव यादव निष्कासन की जानकारी दी है। मालूम हो कि आकाश यादव ने पिछले दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव पर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने तेज प्रताप यादव के पार्टी व परिवार से निष्कासन का भी विरोध किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रेटिंग नहीं, हक चाहिए, इंसान हैं हम, गुलाम नहीं, राहुल गांधी बोले। कर्नाटक में गिग वर्कर के लिए अध्यादेश ऐतिहासिक कदम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले कर्नाटक में गिग वर्कर के लिए जारी किया गया अध्यादेश एक ऐतिहासिक कदम है और इससे अन्याय का अंत होगा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश में कल्याण बोर्ड की स्थापना और गिग वर्कर के लिए एक समर्पित कल्याण कोष बनाने का प्रस्ताव है। गिग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थायी होता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, रेटिंग नहीं, हक चाहिए, इंसान हैं हम, गुलाम नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब गिग वर्कर से वो मिले तो ये शब्द उनके दिल में उतर आए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और एक ऐसा अध्यादेश लाई है जो गिग वर्कर्स को अधिकार, सुरक्षा और सम्मान देता है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि ये कामगार दिन रात हमारे लिए खाना, ज़रूरी सामान और सेवाएं पहुंचाते हैं। गर्मी, सर्दी और बारिश तक की परवाह नहीं करते, लेकिन अक्सर उन्हें बिना किसी वजह से नौकरी से हटा दिया जाता है। बीमार होने पर उन्हें छुट्टी नहीं मिलती और उनकी मेहनत की कमाई एक गुप्त एल्गोरिदम से तय होती है। राहुल गांधी के मुताबिक अब अन्याय खत्म होगा और इस नए कानून से सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, न्याय संगत अनुबंध होगा, वेतन निर्धारण में पारदर्शिता आएगी और मनमानी ऐप ब्लॉकिंग का अंत होगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में जेडीयू नेता और उनके भाई के कई ठिकानों पर रेड, पूरे मोहल्ले को सील कर चल रही छापेमारी। जी हां दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जेडीयू के पूर्व नेता अकबर मलिक और उनके भाई बाबर मलिक के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस हाई प्रोफाइल कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और स्थानीय स्तर पर भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं दोस्तों, जानकारी के अनुसार नालंदा के बैंगनाबाद मोहल्ले में बुधवार सुबह पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के नेतृत्व में करीब 6 घंटे तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया। छापामारी की यह कार्रवाई अवैध हथियारों की गुप्त सूचना के आधार पर की गई। एसपी ने बताया कि उन्हें इन दोनों नेताओं के पास भारी मात्रा में हथियारों के जखीरों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तत्काल एक विशेष टीम बनाकर दोनों ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेडीयू नेता और पूर्व विधायक ने थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व एमएलए ने कहा, सीएम और बीजेपी का सिद्धांत एक जैसा, एनडीए से लोगों का मोह भंग हो रहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में जेडीयू नेता हाजी परवेज सिद्दीकी और सकरा से जेडीयू के पूर्व विधायक सुरेश चंचल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हाथी हाथ एक साथ अकेले रह जाएगी साइकिल, यूपी में कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स बिगाड़ेगी सपा का खेल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा समाजवादी पार्टी के बजाय बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन से अधिक फायदा होने के बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस और सपा के साथ बसपा के नेता भी इमरान मसूद के बयान के सियासी निहितार्थ तलाशने में जुट गए हैं। जानकारों के मुताबिक हालांकि बसपा कांग्रेस का हाथ आसानी से नहीं थामेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद लगातार गठबंधन को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के भांति समाजवादी पार्टी की बातें मानने वाली नहीं है। राजनीतिक तौर से देखा जाए तो इमरान मसूद बिना कांग्रेस की हरी झंडी के इतने तल्ख बयान नहीं दे सकते, वो भी तब जब कांग्रेस हाईकमान की वो सीधे टच में है। कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच अक्सर बयानबाजी से गठबंधन समाप्त होने की अटकलें लगती रहती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में इजाफा भी हुआ है। लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस प्रदेश में अपने पैर मजबूती से जमाने की कवायद में जुटी है, जिसके लिए सपा से ज़्यादा बसपा फायदेमंद लग रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले नीतीश सरकार ने की केंद्र से डिमांड, 6 परियोजनाओं के लिए लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले नीतीश सरकार ने रेलवे बोर्ड को 6 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने रेलवे बोर्ड को लेटर के माध्यम से जो प्रस्ताव भेजे हैं, उनमें शहरों के विकास, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और बढ़ती आबादी की मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इन 6 प्रस्तावों में बौद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर से लेकर नए रेल पुल, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क जैसी कई अहम परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने पत्र रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भेजा है। विशेष पत्र में उन्होंने बिहार के रेल परिवहन का जिक्र करते हुए लिखा है कि रेल परिवहन न केवल यात्रियों और वस्तुओं के परिवहन का एक सुविधाजनक माध्यम है, बल्कि ये किसी भी राज्य, विशेषकर बिहार जैसे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार के जनसंख्या घनत्व की भी चर्चा की और बताया कि साल 2024 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1388 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से 289.5% अधिक है। दोस्तों, राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर रेलवे ट्रैक की उपलब्धता 5.31 है और राष्ट्रीय औसत 9.81 है।
नीतीश सरकार की तरफ से मुख्य सचिव ने रेल बोर्ड के चेयरमैन को 6 प्रस्ताव भेजे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेपी नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी नेताओं में टकराव, जयपुर ऑफिस में हुई जमकर गाली गलौज। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सियासी फिजा इन दिनों काफी गर्म है। बाड़मेर में कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी टकराव की खबरें सुर्खियों में हैं, तो वहीं जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी एक बड़ा सियासी तमाशा देखने को मिला। भाजपा के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी और जयपुर देहात दक्षिण के जिलाध्यक्ष राजेश गुज्जर एक दूसरे से सार्वजनिक रूप से भिड़ गए। मामला तिरंगा यात्रा की रिपोर्टिंग को लेकर हुआ और देखते ही देखते कहासुनी, गाली गलौज और धमकियों में बदल गई। बता दें कि मंगलवार 27 मई को भाजपा प्रदेश कार्यालय में जेपी नड्डा के आगामी दौरे की तैयारियों को लेकर एक बैठक प्रस्तावित थी और इससे पहले कार्यालय परिसर के पोर्च में ही भूपेंद्र सैनी और राजेश गुर्जर के बीच बहस शुरू हो गई। गुर्जर का आरोप था कि सैनी ने जानबूझकर उनके जिले की तिरंगा यात्रा की नकारात्मक रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेजी, जबकि हकीकत में सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव 2024, फडणवीस की विधानसभा सीट की सीसीटीवी फुटेज संबंधी याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस। जी हाँ दोस्तों, मुंबई उच्च न्यायालय ने नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज की प्रतियां उपलब्ध कराने संबंधी याचिका पर मंगलवार को भारत के निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया और इसी सीट से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्वाचित हुए थे। अदालत की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव कार्यालय और नागपुर जिलाधिकारी को भी नोटिस जारी किए। अदालत कांग्रेस सदस्य प्रफुल्ल विनोदराव गुड़धे की याचिका की सुनवाई कर रही थी। वो नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान फडणवीस से 39,710 मतों से हार गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन में शामिल हो सकती है बड़ी पार्टी, तेजस्वी यादव देंगे ग्रीन सिग्नल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस बीच चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन ने बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने को लेकर उत्सुकता दिखाई है। तेजस्वी यादव के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने मंगलवार को कहा कि हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखते हैं। हम इसे लेकर बहुत सकारात्मक हैं और हमारी विचारधारा बीजेपी को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि 2020 में भी पार्टी ने महागठबंधन से गुजारिश की थी। हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। बिहार में एनडीए की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, ये सर्वविदित है। वर्ष 2014 में बिहार ने एनडीए को 32 सांसद दिए, 2019 में 39 और 2024 में 30 दिए, लेकिन बीजेपी ने बिहार को कुछ नहीं दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी सरकार पर हमला, बोले 24 घंटे में 13 हत्याएं, ये है सरकार की नाकामी का सबूत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने तीखे बयानों के लिए चर्चित रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के गोड़ा गांव में 3 दिन पहले हुए शैलेंद्र मौर्य हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे स्वामी प्रसाद ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पत्रकार से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में अब पूरी तरह जंगल राज कायम हो गया है। 24 घंटे में 13 हत्याएं इस बात का प्रमाण है कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपराधियों के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि योगी सरकार न्याय देने में भेदभाव कर रही है। अगर कोई दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक व्यक्ति अन्याय का शिकार होता है तो एफआईआर लिखवाने में भी पुलिस आनाकानी करती है। ये कानून व्यवस्था का मजाक नहीं तो और क्या है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश में 90% हत्यारे एक विशेष जाति से आते हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में 10 दिन में 11 सफाई कर्मियों की मौत, अशोक गहलोत के तेवर तीखे, बोले आखिर कब टूटेगी सरकार की नींद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की मौत को लेकर अशोक गहलोत के तीखे तेवर हैं। प्रदेश में सफाई कर्मचारी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है और इस मामले को लेकर अशोक गहलोत राजस्थान की भजनलाल सरकार पर अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आखिर सरकार की नींद कब टूटेगी। अशोक गहलोत ने लिखा कि पिछले 10 दिन में ही डीग, बीकानेर और अब जयपुर में सेप्टिक टैंक एवं गटर की सफाई करते हुए 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार का सफाई कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं है।
बजट में राज्य सरकार मशीनें खरीदने की घोषणा कर चुकी है, पर अभी तक वो घोषणा कागजों में है। आखिर सरकार की नींद कब टूटेगी? आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंचायत चुनाव में बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किल, सहयोगियों ने खड़े किए हाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल जनवरी फरवरी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत स्तर के चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव का मोर्चा खुलने से पहले ही एनडीए के सहयोगियों में बिखराव देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय दलों ने इन चुनाव के लिए अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी में एनडीए के 3 बड़े सहयोगी अपना दल एस, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे बीजेपी इन नेताओं में अकेले पड़ सकती है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले एनडीए के कुनबे में बिखराव दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेगी। उनकी गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। ऐसे में जो पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें पंचायत चुनाव में मौका दिया जाएगा और उनकी पार्टी 2026 में बीजेपी के विरोध में पूरे दमखम के साथ उतरेगी। ये तब है जब अपना दल एस बीजेपी के सबसे विश्वस्त सहयोगी दलों में रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जय हिंद सभा में गरजे कांग्रेस नेता, पायलट बोले पीओके भारत का हिस्सा है। गहलोत ने उठाया आरएसएस सीज फायर पर सवाल। जी दोस्तों, राजधानी के बाड़मेर में सोमवार को कांग्रेस की ओर से भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया।